एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है, वो अपने गांव, अपने घर परिवार को छोड़कर अपने बेटे और अपने पोते पोतियों के साथ मुंबई चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। लगभग 6 से 7 महीने का समय उन्हें वहां रहते हुए बीत जाता है। अब अचानक वो बुजुर्ग महिला खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और बीमारी जैसी हालत में हो जाती है। फिर उसका बेटा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि माँ, तुझे हुआ क्या है, तूने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मैं यहाँ पर अब नहीं रहना चाहती, मैं अपने गांव, अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर पर भेज दो। उसके बाद बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप खाना पीना खा लो, कल की मैंने आपकी टिकट बुक कर दी है, आप कल मेरी छोटी बेटी को लेकर अपने साथ चली जाना और जब तक तुम्हारा मन करे वहाँ पर रहना। उसके बाद दादी पोती दोनों अपने गांव पहुंच जाती है। अगले दिन रक्षाबंधन होता है। वहां पर जो भाई बंधु होते हैं बड़े ही खुशी होते हैं। खुशी में उस छोटी बहन को भी राखी बांधी जाती है, मिठाई खिलाई जाती हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद वहां पर कुछ ऐसा घटता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। उस बुजुर्ग महिला के साथ भी गंदा कृत्य होता है और उस पोती के साथ लगातार 7 दिनों तक सगे भाई गंदा कृत्य करते हैं। उसके बाद उस पोती की मौत हो जाती है। जब इस सब के बारे में पिता को पता चलता है तो पिता मुंबई से दौड़ा दौड़ा अपने गांव पहुंचता है और वहां आकर जब एसपी साहब से मिलता है, जब इस मामले का खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति शर्मसार हो जाता है और यही दुहाई देने लगता है कि आजकल रिश्तों को किस तरह से शर्मसार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है जबलपुर और इसी का एक थाना क्षेत्र है रांझी थाना क्षेत्र। ये रांझी थाना क्षेत्र के एक गांव की हकीकत की घटना है। मुंबई में रहते हुए पिता को जब पता चलता है कि तुम्हारी बेटी की मौत हो चुकी है तो पिता दौड़ा दौड़ा वहाँ से सीधा अपने गाँव का रुख करता है और 22 अगस्त 2022 को वापस वो अपने घर पहुंच जाता है और वहां जाकर जब अपनी मां से बातचीत करने लगता है तो मां पहले कुछ बताती नहीं है, इधर उधर की बातों से घुमाया जाता है। लेकिन पिता को शक होता है कि मेरी बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ है। वहां पर लोग बागों का ये कहना था कि इसकी बीमारी के वजह से मौत हुई है, लेकिन पिता का शक इस कदर बढ़ जाता है। पहले पिता अपनी माँ से काफ़ी बार बात करने की कोशिश करता है लेकिन माँ शुद्ध से कुछ भी नहीं बता पा रही होती है। फिर माँ को बड़े ही आराम से अपने पास बिठाता है और सारा कुछ मामला जब माँ से पूछता है तो जो माँ हकीकत बताती है उस हकीकत को सुनकर बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ बताती है कि जैसे ही हम 12 अगस्त 2022 को अपने गांव में आ जाते हैं, अगले दिन रक्षाबंधन होता है और रक्षाबंधन के दिन जो हमारी पोती होती है वो भी तैयार हो जाती है। अपने चचेरे भाई जिनमें आकाश और सूरज होते हैं उनको भी राखी बांधती है और राखी बांधने के बाद उन्हें मिठाई भी खिलाती हैं। ये चचेरे भाई भी उसको गिफ्ट वगैरह देते हैं। उसके बाद ये आराम से रहने लगते हैं और 13 अगस्त 2022 का वाक़या होता है। जब घर पर कोई नहीं होता, वो लड़की अकेली होती है और अकेली लड़की को देखकर इन दोनों भाइयों के मंसूबे बदलने लगते हैं। जिन हाथों पर राखी बंधवाते हैं उन्हीं हाथों से उस लड़की के कपड़ों को उतारने लगते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करने लगते हैं। वो लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और अपने चचेरे भाइयों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उन दरिंदों के कानों तक उस लड़की की आवाज़ जाती ही नहीं। कई घंटों तक उसके साथ में दोनों मिलकर दरिंदगी करते हैं, उसके साथ में रेप करते हैं। उसके बाद वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और जाते वक्त उस लड़की को धमकाकर कहकर जाते हैं कि अगर इस सब के बारे में तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद वो लड़की चुपचाप रहने लगती है। ये पहले दिन का वाक़या होता है। उसके बाद लगातार 7 दिनों तक उसके साथ ऐसा ही कृत्य किया जाता है। 19 तारीख आ जाती है। 19 तारीख को जब लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लड़की चलने फिरने लायक भी नहीं रहती, उसके बाद अचानक ही उस घर में दादी का प्रवेश होता है और दादी जब अपने पोतों को अपनी पोती के साथ इस तरह के कृत्य में देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनसे कहने लगती है कि
हैवानों, शैतानों, तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। वो दोनों नशे की हालत में होते हैं और फिर अपनी दादी को पकड़ लेते हैं। उसके साथ भी वही दोहराते हैं जो उस 15 साल की बच्ची के साथ दोहराते थे, उसके साथ भी रेप करते हैं। अब वो दादी रोने लगती है, रोते हुए यही कहती है कि बेशर्मो, इतना तो कर लो कि इस लड़की को हॉस्पिटल तो ले जाओ। फिर फॉर्मेलिटी के लिए उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब उसे थोड़ी देर में ही मृत घोषित कर देते हैं। वहाँ से उस डेड बॉडी को लाया जाता है, लाकर उसे शमशान में ले जाया जाता है, उसको दफनाया जाता है क्योंकि लड़की की उम्र कम होती है, उसे जलाया नहीं जाता। जैसे ही लड़की को दफना दिया जाता है, पिता को इस सब के बारे में बताया जाता है। आसपास के लोगों में से भी कोई ये तक नहीं देख पाता कि इस बेटी के चेहरे पर भी निशान है, इसके साथ में अचानक ऐसा हुआ क्या है। उन सब में से कोई भी परिवार का सदस्य ऐसा नहीं कहता कि इस लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ है। लेकिन पिता जब वापस आता है तो पिता इस सब के बारे में जब अपनी माँ से सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत ही जो वहाँ के एसपी होते हैं प्रदीप कुमार सेंडे, उनके पास जाता है और उनसे गुहार लगाने लगता है कि मेरी बेटी के साथ में गलत हुआ है, एसपी साहब मेरी मदद कर दीजिए। पूरा मामला जब एसपी साहब को बताते हैं तो आज शमशान में एसपी साहब अपनी टीम लेकर पहुँच जाते हैं और डेड बॉडी जो गड्ढे के अंदर दफन की गई थी उस गड्ढे को खोदा जाता है। उसके बाद डेड बॉडी को निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम से साफ खुलासा होता है कि इस लड़की के साथ में बहुत बड़ी दरिंदगी हुई है, बहुत बड़ा घिनौना काम हुआ है। उसके बाद पुलिस तमाम धाराएं उन दोनों लड़कों के खिलाफ लगा देती है। इसमें पॉस्को एक्ट भी लगाया जाता है और मारने वाली धाराएं भी लगाई जाती हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़के को तो तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उस लड़के से पूरा वाक़या पूछा जाता है, ज़बरदस्ती उसके साथ की जाती है, तो वही वाक़या वो दोहराता है जो उस बूढ़ी औरत ने वहाँ पर दोहराया था। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को और पुलिस वालों को बताया था। पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनकर एकदम दंग रह जाते हैं और जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं वो यही दावा करते हैं कि इसके साथ और भी कोई इस केस में शामिल होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ भी वही धाराएं लगाई जाएंगी जो इसके साथ लगाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात कि यहाँ पर घर परिवार का कोई भी सदस्य उस लड़की के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ तक कि जो स्वयं दादी है वो भी चुपचाप ये सहन कर जाती है। ऐसा क्यों हुआ था? दादी के ऊपर क्या दबाव था जो दादी ऐसा पूरा वाक़या देखने के बाद उन पोतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती? दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर क्या आपको दादी की कमी नहीं नज़र आती कि दादी को साथ में ही पुलिस स्टेशन पहुँचना चाहिए था और उन दरिंदों को साथ के साथ ही पकड़वा देना चाहिए था? तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आजकल ऐसे पवित्र रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया जाता है। यहाँ पर बहन भाई के रिश्ते को भी इस तरह से कलंकित कर दिया जाता है। जो बहन पहले दिन अपने भाइयों की हाथों में राखी बांधती है, वही भाई उन्हीं हाथों से उस बहन को नोच नोच कर इस तरह से मार डालते हैं। दोस्तों, ऐसे हैवान, ऐसे शैतानों को आप क्या सज़ा दिलाना चाहते हैं? मैं तो उनको हैवान, शैतान या इससे भी कोई बड़ा शब्द कह सकता तो मैं तो वो कहना चाहता था। दोस्तों, हमारी भी प्रशासन से यही अपील है कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जिससे कि और ऐसे दरिंदे ना पनप पाएँ और जो ऐसे पवित्र रिश्तों को तार तार कर जाते हैं, ऐसे दरिंदे दोबारा भविष्य में देखने को ना मिलें। इसके लिए क्या प्रावधान हो सकता है, क्या कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे रिश्तों को इस तरह से शर्मसार ना होने दें। अपने परिवार को, अपने भाईचारे को बनाकर ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद।